प्राचीन समय की बात है। एक राजा जिसका नाम सूर्यसेन था, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सोमबाला। राजकुमारी सोमबाला बहुत ही सुंदर, संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। राजकुमारी के बाल सुनहरे थे, जो कि देखने में बिल्कुल सोने जैसे लगते थे। राजा अपनी बेटी से बहुत ही प्रेम करता था और वो उसकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता। एक दिन की बात है, राजकुमारी सोमबाला अपनी सहेलियों के साथ शाही बगीचे से सटे हुए जंगलों में शिकार करने के लिए गई। थोड़ी देर तक शिकार करने के बाद सारी सखियां एक झरने के पास बैठ गईं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते हुए झरने की ठंडी ठंडी हवा, रंग बिरंगे फूल, ये दृश्य बहुत ही ज्यादा मनमोहक था। झरने और नदी का पानी बिल्कुल चांदी की तरह सफेद था। ये देखकर राजकुमारी सोमबाला की सखियां अपने आप को रोक ना सकीं और नदी में नहाने के लिए चली गईं। जब सखियों ने राजकुमारी को बुलाया तो उसका भी मन हो गया कि मैं भी चांदी जैसे सफेद और ठंडे पानी में कुछ देर तक स्नान कर लूं। अब सारी सखियां मिलकर नदी में खेलने लगीं और स्नान करने लगीं। जब राजकुमारी सोमबाला नदी में स्नान कर रही थी, उसी समय उसके 2-4 बाल नदी में बह गए। कुछ देर तक स्नान करने के बाद राजकुमारी और उसकी सारी सखियां महल में वापस लौट आईं। राजकुमारी के सुनहरे बाल नदी में बहते बहते दूसरे राजा के राज्य में पहुंच गए और एक चट्टान से अटक कर रुक गए। किस्मत की बात थी कि उस राज्य के राजा का बेटा भी अपने एक मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। थोड़ी देर तक शिकार करने के बाद वे दोनों मित्र नदी पर पानी पीने के लिए चले गए। राजकुमार जैसे ही पानी पीकर उठा तो उसे कोई चीज सोने की तरह चमकती हुई दिखाई दी। राजकुमार ने आगे बढ़कर देखा तो सुनहरे रंग के सोने जैसे 2-4 बाल आपस में उलझे हुए एक चट्टान पर अटके हुए थे। सोने जैसे बाल देखकर राजकुमार को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने आगे बढ़कर जल्दी से उन बालों को उठा लिया। उन सोने के बालों को देखकर राजकुमार के मित्र ने कहा, राजकुमार, ये तो सोने के बाल हैं। इतने लंबे चमकते हुए सोने के बाल भला किसके हो सकते हैं? राजकुमार ने कहा, इतने चमकते हुए सोने के बाल तो किसी राजकुमारी के ही हो सकते हैं। राजकुमार सोने के बालों वाली राजकुमारी को नदी के चारों ओर ढूंढने लगा, परंतु वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। और फिर दोनों मित्रों ने सोने की बालों वाली राजकुमारी को नदी के आसपास के इलाके में ढूंढा, परंतु वहां पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। अब तो शाम हो चुकी थी। राजकुमार के मित्र ने कहा, राजकुमार, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है सोने के बाल किसी दूसरे राज्य से बहते हुए यहाँ पर आ गए हैं। अब तो शाम हो चुकी है, जंगल में अंधेरा छाने लगा है। अब हमें राजमहल वापस चलना चाहिए, नहीं तो सभी लोगों को हमारी बहुत ही चिंता होगी। और फिर दोनों मित्र राजमहल वापस आ गए, परंतु राजमहल में आकर भी राजकुमार उस सोने के बालों वाली राजकुमारी के बारे में ही सोचता रहा। धीरे धीरे उसकी भूख और प्यास मिट गई। वो बेसुध अपने कमरे में ही पड़ा रहा। वो तो सिर्फ उस राजकुमारी की यादों में ही खोया रहता। रानी माँ को जब अपने बेटे की इस दशा के बारे में पता चला तो वो बहुत ही परेशान हो गई। वो तुरंत राजकुमार के पास आई और उसे खाना खाने को कहा, परंतु राजकुमार ने खाना खाने से मना कर दिया। अब तो राजकुमार बहुत ही बीमार रहने लगा था। राजा, रानी और महल के किसी भी नौकर को राजकुमार की उदासी का कारण नहीं पता था। उनके पूछने पर भी राजकुमार ने अपनी उदासी का कारण उन्हें नहीं बताया। तब राजा ने राजकुमार के मित्र यानी के सेनापति के बेटे को राजकुमार के पास उसकी उदासी का कारण पता करने के लिए भेजा। जब सेनापति के बेटे ने राजकुमार के पास जाकर उसकी उदासी का कारण पूछा तो पहले तो राजकुमार टालता रहा और फिर अपने मित्र के बहुत ज्यादा जोर देने पर राजकुमार ने कहा वो सोने की बालों वाली राजकुमारी से शादी करना चाहता है। तब सेनापति के बेटे ने कहा, राजकुमार, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी जाकर महाराज को बताता हूँ, वो तुरंत आपकी शादी सोने के बालों वाली राजकुमारी से करवा देंगे। और जब सेनापति का बेटा राजा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई
कि कल शाम को जब वे लोग शिकार करने गए थे और नदी पर पानी पीने पहुंचे तो वहां पर उन्हें किसी राजकुमारी के 4 सुनहरे सोने के बाल मिल गए थे। अब राजकुमार उसी सोने के बालों वाली राजकुमारी से शादी करना चाहता है। इतना सुनते ही राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और उसे आदेश दिया कि जाओ और सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाकर उसके घर शादी का प्रस्ताव भेजो। राजा राजकुमार के पास गया और कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हारी शादी सोने के बालों वाली उस राजकुमारी से करवा दूंगा, परंतु अब तुम खाना खा लो। राजा की ये बात सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और उसने खाना खा लिया। अब राजकुमार धीरे धीरे ठीक होने लगा। इधर राजा के आदेश के अनुसार सेनापति ने अपने सिपाहियों को चारों ओर रवाना कर दिया कि वे सभी सोने के बालों वाली उस राजकुमारी का पता लगाएं। परंतु 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी सोने के बालों वाली राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। जब राजकुमार ने ये बात सुनी कि उस राजकुमारी का कुछ पता नहीं चल रहा तो वो फिर से बीमार हो गया। राजा अपने बेटे को फिर से बीमार होता देखकर बहुत ही परेशान हुआ और तब राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी कोई व्यक्ति उस सोने के बालों वाली राजकुमारी की तलाश करेगा या उसके बारे में कुछ बताएगा तो उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। अब इनाम के लालच में राज्य के बहुत से लोग सोने के बालों वाली उस राजकुमारी का पता लगाने के लिए रवाना हो गए, परंतु किसी को भी उस राजकुमारी के बारे में कोई भी खबर ना मिली। अब तो राजकुमार की बीमारी और भी बढ़ती जा रही थी। राजा परेशान होकर अपने सेनापति को आदेश देता है कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर उस सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता नहीं चला तो फिर तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजा के आदेश के कारण सेनापति बहुत ही परेशान जब अपने घर पर पहुंचा और उसने अपने परिवार को बताया कि 2 महीने के अंदर अंदर अगर उसने सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता ना लगाया तो राजा उसे मृत्यु दंड दे देंगे। तब अपने पिता को परेशान देखकर सेनापति के बेटे ने कहा, पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता अवश्य लगाऊंगा। और ये कहकर सेनापति के बेटे ने एक चूड़ी बेचने वाले का वेश बनाया और फिर उसी नदी के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया जहां से उन्हें वो सुनहरे बाल मिले थे। वो नदी के आसपास के गांव में जाता और वहां जाकर आवाज लगाता, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो, लाल हरी पीली लाल गुलाबी चूड़ियां। उसकी आवाज सुनकर गांव की कई लड़कियां उसके पास आ जाती और चूड़ियां खरीदने लगती। तब सेनापति का बेटा उन्हें चूड़ियां भी बेचता और उनके बालों का रंग भी देखता। जब उसे किसी के भी बाल सुनहरे रंग के ना दिखाई दिए तो वो उनसे सुनहरी बालों वाली राजकुमारी के बारे में पूछता कि क्या उनके गांव में कोई सोने के बालों वाली लड़की रहती है, परंतु उसे हमेशा ना में ही जवाब मिलता। इस तरह से अब 2 महीने पूरे होने में सिर्फ 10 ही दिन बचे थे। सेनापति का बेटा ये सोचकर परेशान था कि अब उसके पिता की हत्या कर दी जाएगी, इसलिए अब उसने और भी ज्यादा तेज तेज चलना शुरू कर दिया। आखिरकार वो चूड़ियां बेचता बेचता एक दिन राजकुमारी सोमबाला के राज्य में आ पहुंचा और आवाज लगाने लगा, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो। उसकी आवाज सुनकर राज्य के कोतवाल की बेटी वहां पर चूड़ियां खरीदने के लिए आ गई। जब वो उस लड़की को चूड़ी बेच रहा था तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारे राज्य में कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल सोने के हैं। किस्मत की बात यह थी कि कोतवाल की बेटी राजकुमारी सोमबाला की ही सहेली थी। उसने चूड़ी वाले से कहा, हाँ, हमारी राजकुमारी के बाल सुनहरी सोने के हैं। चूड़ी वाला बोला, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, उसके बाल सोने के नहीं हो सकते। तब कोतवाल की बेटी ने गुस्से में आकर कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, हमारी राजकुमारी के बाल सुनहरी सोने के हैं। तब चूड़ी वाले ने कहा, ये हो ही नहीं सकता। अगर ये बात सच हुई कि तुम्हारी राजकुमारी के बाल सुनहरी सोने के हैं तो मैं ये सारी कीमती चूड़ियां तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, परंतु अगर तुम हार गई तो मैं तुमसे विवाह करूंगा। तब कोतवाल की बेटी ने कहा, मैं भला क्यों हारूंगी, राजकुमारी सोमबाला मेरी सहेली है, मैं अभी जाकर इसका सबूत तुम्हें देती हूँ।
और ये कहकर कोतवाल की बेटी राजकुमारी सोमबाला के कमरे में गई और उसकी कंघी में से 2-4 बाल लेकर आई और उस चूड़ी वाले को देते हुए कहने लगी, अब इन बालों को ध्यान से देख लो, अब तो तुम मान गए ना कि हमारी राजकुमारी सोमबाला के बाल सुनहरी सोने रंग के हैं। ये देखकर सेनापति का बेटा बहुत ही खुश हो गया कि आज उसकी तलाश पूरी हो गई है। उसने कहा, तुमने सच कहा था, तुम्हारी राजकुमारी के बाल तो सचमुच सोने के हैं। अब तुम शर्त जीत गई हो, अब ये सारी कीमती चूड़ियां तुम्हारी हुई। ये कहकर उसने सारी चूड़ियां कोतवाल की बेटी को दे दी और फिर तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य को रवाना हो गया। 2 महीने पूरे होने में अब मात्र 1 ही दिन बचा था। सेनापति का बेटा बहुत ही परेशान था कि कहीं अपने राज्य तक पहुंचने में उसे देर ना हो जाए। इधर सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता ना चलने के कारण राजा गुस्से से आग बबूला हो गया था। डर के कारण सेनापति की सांसें भी अटकी हुई थी कि ना जाने किस पल उसकी हत्या कर दी जाएगी। राज दरबार के बाकी सभी लोग राजा से अनुरोध कर रहे थे कि वो सेनापति को मृत्युदंड की सजा ना दे, परंतु राजा अपने फैसले से टस से मस ना हुआ और जब वो सेनापति को कत्ल करने का आदेश देने ही वाला था कि उसी समय सेनापति का बेटा वहां पर आ पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पिता को माफ कर दीजिए, उन्हें मृत्युदंड की सजा मत दीजिए। मैं उस राजकुमारी की सारी जानकारी लेकर आया हूँ। यहाँ से लगभग 200 मील दूर हरिपुर राज्य है, जिसकी राजकुमारी सोमबाला के बाल सुनहरी सोने रंग के हैं। ये खबर सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि उस राजकुमारी के घर में मेरे बेटे के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा जाए और सेनापति को रिहा कर दिया गया। इधर सोने की बालों वाली राजकुमारी का पता चल जाने से राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। उसकी सारी बीमारी चली गई। राजमहल में खुशियां मनाई जाने लगी। अब राजा के आदेश के अनुसार ढेर सारे सोने चांदी और दूसरे कीमती उपहारों के साथ राजकुमारी सोमबाला के यहाँ पर राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव भेजा गया। विवाह का प्रस्ताव पाकर हरिपुर के राजा प्रताप बहुत ही खुश हुए कि उनकी बेटी सोमबाला के लिए इतने बड़े राज्य से विवाह का प्रस्ताव आया है। राजा प्रताप ने खुश होकर ये खबर तुरंत अपनी बेटी राजकुमारी सोमबाला को बताई। तब राजकुमारी सोमबाला ने कहा, पिताजी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं उस राजकुमार की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती हूँ और इसके लिए मैं राजकुमार से 3 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तभी मैं उनसे शादी करूँगी। अगर वो मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देने में असफल रहे तो मैं समझूंगी कि वो बेवकूफ़ है और मैं उनसे शादी नहीं करूँगी। आप उनके संदेशवाहक को विवाह की शर्त बताकर वापस भेज दें। इधर जब राजकुमार को पता चला कि सोने के बालों वाली राजकुमारी सोमबाला उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती है और उससे 3 प्रश्न पूछना चाहती है, तो वो बहुत ही परेशान हो गया। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी कि ना जाने कौन सी मुसीबत आ गई है। राजकुमार को परेशान देखकर उसके मित्र सेनापति के बेटे ने कहा, राजकुमार, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, आप राजकुमारी से विवाह की शर्तों को मान लें। तब राजकुमार ने कहा, मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? विवाह की शर्तों को मान लूं? इसका मतलब तो ये है कि मुझे प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा और अगर मैं सही उत्तर ना दे पाया तो राजकुमारी से मेरी शादी नहीं होगी और बदनामी अलग से हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेनापति के बेटे ने कहा, राजकुमार, अगर आपको प्रश्न कठिन लगें तो आप 1 दिन का समय मांग लेना। मैं आपको प्रश्न का सही उत्तर बता दूंगा और फिर अगले दिन राजकुमारी को उस प्रश्न का उत्तर दे देना। राजकुमार अपने मित्र की बातों से बहुत ही खुश हुआ और राजा के पास गया। कहने लगा, पिताजी, मैं हरिपुर राज्य में जाकर राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। राजकुमार की बातें सुनकर राजा ने तैयारियां करने का आदेश दे दिया और 2-4 दिन के बाद एक बड़ी सी फौज के साथ राजकुमार और उसका मित्र यानी के सेनापति का बेटा सफर करते हुए राजकुमारी सोमबाला के राज्य जा पहुंचे। वहां उनकी खूब खातिरदारी की गई। अगले दिन दरबार लगाया गया
और सभी लोग दरबार में पहुंचे, जहां पर एक तरफ तो राजकुमार, उनके मित्र और उनके सभी सहयोगी बैठे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी सोमबाला अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। पूरा दरबार भरा हुआ था, खूब सारे लोग आए हुए थे। अब तो राजकुमार को और भी ज्यादा डर लग रहा था। वो घबरा रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। तब राजकुमारी सोमबाला ने राजकुमार से अपना पहला प्रश्न किया। बताइए राजकुमार, कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जाग सकता है? ये प्रश्न सुनते ही सारे दरबार में सन्नाटा सा छा गया। राजकुमार भी परेशान हो गया और सभी सोचने लगे, भला कोई आदमी 30 दिनों तक कैसे जाग सकता है? यहाँ पर तो लोग अगर एक दिन भी नींद नहीं लेते तो पागल जैसे हो जाते हैं, तो फिर 30 दिन तक भला कोई कैसे जाग सकता है? इस सवाल से परेशान होकर राजकुमार ने अपने मित्र की ओर देखा। तब उसके मित्र ने इशारा किया और राजकुमार ने बुलंद आवाज में कहा, राजकुमारी, आपका प्रश्न काफी दिलचस्प है और मुझे इस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए एक दिन का समय चाहिए। कुछ पलों के बाद राजकुमारी सोमबाला की एक सहेली खड़ी हुई और उसने कहा, हमारी होशियार और अक्लमंद राजकुमारी राजकुमार को प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए एक दिन का समय देती है। और इसके साथ ही दरबार स्थगित कर दिया गया। सभी लोग दरबार से चले गए। अपने आराम कक्ष में जाकर राजकुमार बहुत ही परेशान था और बाकी सभी लोग भी यही सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे रह सकता है। आखिर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तभी अचानक सेनापति का अक्लमंद बेटा जोर जोर से हंसने लगा। अपने मित्र को हंसते हुए देखकर राजकुमार ने कहा, मित्र, ये प्रश्न इतना कठिन है, मैं परेशान हूं और तुम हंस रहे हो। सेनापति के बेटे ने राजकुमार के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर राजकुमार भी खूब हंसा। और फिर अगले दिन राजा का दरबार लगा, जहां पर एक तरफ राजकुमार और उसके समर्थक बैठे हुए थे, तो दूसरी तरफ राजकुमारी सोमबाला और उसकी सहेलियां बैठी हुई थी। फिर राजकुमारी ने अपना प्रश्न दोहराया कि बताइए राजकुमार, कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जाग सकता है? तब राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमारी जी, वो व्यक्ति रात में सोए और दिन में जागे। इस तरह से कोई भी व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए जाग सकता है। ये तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न था। आपने कहा था कि वो 30 दिनों तक जागे तो वो दिन में जागेगा और रात को सोएगा। इतना कहकर राजकुमार चुप हो गया और फिर सारा दरबार तालियों की आवाज से गूंज उठा। सबने राजकुमार के दिमाग की खूब तारीफ की और राजकुमार की जय जयकार के नारे लगे। थोड़ी देर के बाद फिर से राजकुमारी सोमबाला ने कहा, राजकुमार, मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ, आपको मुझे उसका सही उत्तर देना होगा। वो आगे बोली, 4 हैं रानियां और 1 है राजा, हर एक काम में उनका साझा। अब आप बताइए कि ये क्या है? इस प्रश्न को सुनते ही सारे दरबारियों के दिमाग चकरा गए। राजकुमार भी परेशान हो गया और फिर उसने अपने मित्र की ओर देखा। मित्र ने उसे इशारा किया तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी साहिबा, आपका ये प्रश्न भी बहुत ही दिलचस्प है, परंतु इसका उत्तर सोचने के लिए मुझे फिर से एक दिन का समय चाहिए। इसी के साथ फिर से दरबार स्थगित कर दिया गया। सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले गए। आराम कक्ष में बैठा हुआ राजकुमार उस प्रश्न का उत्तर सोचते सोचते बहुत ही परेशान हो रहा था। तभी उसके पास बैठा हुआ सेनापति का बेटा एक बार फिर से हंसने लगा। उसको हंसते देखकर राजकुमार कहने लगा, मित्र, मैं यहाँ पर परेशान हूँ और तुम फिर से हंस रहे हो। तब सेनापति के बेटे ने राजकुमार के कान में कुछ कहा और फिर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। राजकुमार बोला, इस प्रश्न का उत्तर इतना आसान था, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब राजकुमार बहुत ही खुश था। अगले दिन फिर से दरबार लगा, जहां पर एक तरफ राजकुमार और उसके मित्र और दूसरी तरफ राजकुमारी सोमबाला और उसकी सहेलियां बैठी हुई थी। राजकुमारी ने फिर से राजकुमार से प्रश्न किया, बताइए राजकुमार, 4 रानियां हैं और 1 है राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा। बताइए राजकुमार, ये क्या है? तब राजकुमार ने मुस्कुराते हुए
राजकुमारी सोमबाला की ओर देखा और कहने लगा, राजकुमारी साहिबा, आपके इस प्रश्न का उत्तर है हमारी हथेलियां और अंगूठा। हमारी हथेलियां और अंगूठा बना है राजा, बाकी 4 उंगलियां बनी रानी, और हर एक काम में इनका अपना है साझा। अब राजकुमार का ये उत्तर सुनते ही दरबार में तालियां गूंजने लगी। सभी बोले, वाह राजकुमार वाह, आपकी जय हो, क्या उत्तर दिया है। और फिर दरबार एकदम शांत हो गया। तब राजकुमारी ने अपने तीसरे प्रश्न के लिए एक बड़ा सा पिंजरा मंगवाया जिसके अंदर एक शेर बंद था। और राजकुमारी ने कहा, बताइए राजकुमार, बिना इस पिंजरे को खोले, बिना इस पिंजरे को तोड़े कैसे इसमें बंद इस शेर को बाहर निकाला जा सकता है। अब राजकुमारी के इस सवाल को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि भला बिना पिंजरे को खोले या तोड़े शेर को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। राजकुमारी का ये प्रश्न सुनकर और शेर को देखकर तो राजकुमार के पसीने छूट गए। वो बहुत ही ज्यादा डर गया और घबराकर उसने अपने मित्र की ओर देखा। उसका मित्र भी घबराया हुआ था। उसने राजकुमार को इशारा किया कि राजकुमारी से फिर से अपने प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए 1 दिन का समय मांग लिया जाए। और फिर इसी के साथ दरबार स्थगित हो गया। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। राजकुमार बहुत ही परेशान था और उसका मित्र सेनापति का बेटा भी बहुत ही उदास था। राजकुमार के सभी सहयोगी और दरबारी बहुत ही दुखी थे। राजकुमार की आंखें भी नम थी। वो सोच रहा था कि अब शादी तो होने वाली नहीं है, बल्कि सबके सामने उसका मजाक अलग से बन जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब रात गहरा गई, तब सेनापति का बेटा अपने कमरे में से निकलकर उस राज्य के कोतवाल की बेटी के घर जा पहुंचा और उससे कहा कि मैं राजकुमार का मित्र हूं। कोतवाल की बेटी उसे देखते ही पहचान गई और कहने लगी, तुम तो वही चूड़ी वाले हो ना। अब मैं समझी कि तुम चूड़ियां बेचने वाले का वेश धरकर राजकुमारी के बारे में ही पता लगाने के लिए आए थे। अब तुम देखना, हमारी राजकुमारी ऐसे ऐसे प्रश्न करेगी कि तुम्हारा राजकुमार उनके उत्तर कभी नहीं दे पाएगा। तब सेनापति के बेटे ने कोतवाल की बेटी से कहा, देखो, तुम बहुत ही सुंदर और नेक लड़की हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, परंतु अगर राजकुमार की शादी राजकुमारी सोमबाला से नहीं हुई तो हमारी शादी भी संभव नहीं हो पाएगी। ये कहकर सेनापति के लड़के की आंखों में आंसू टपकने लगे। तब कोतवाल की बेटी ने कहा, तुम उदास मत हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हमारी शादी अवश्य होगी। मैं तुम्हें राजकुमारी के तीसरे कठिन प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। देखो, ध्यान से सुनना और राजकुमार को ये उत्तर अच्छी तरह से समझा देना। दरअसल उस पिंजरे के अंदर असली शेर नहीं है, बल्कि वो मोम का शेर है। उसे बिल्कुल असली शेर की तरह खड़ा किया गया है। अगर उस लोहे के पिंजरे के आसपास आग जला दी जाए तो आग की गर्मी से वो मोम का शेर पिघल जाएगा। इस तरह से शेर का पिंजरा खोले बिना या पिंजरे को तोड़े बिना वो शेर बाहर आ जाएगा। ये उत्तर सुनकर सेनापति के बेटे ने कोतवाल की बेटी का धन्यवाद किया और फिर तुरंत वापस राजकुमार के पास आ गया। उसने राजकुमार को सारी बात बताई। सही उत्तर जानकर राजकुमार बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि अब उसका सपना पूरा होने जा रहा था। अगले दिन फिर से दरबार लगा। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद राजकुमारी आई। उसने राजकुमार से कहा, बताइए राजकुमार, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे या वापस जाना चाहोगे? तब राजकुमार ने हंसकर कहा, अक्लमंद राजकुमारी, मैं अकेले वापस नहीं जाना चाहता। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। राजकुमार ने इतना कहकर फिर से वो शेर का पिंजरा वापस दरबार में मंगवाया। राजकुमार के इतना कहते ही फिर से वो शेर का पिंजरा वापस दरबार में लाया गया। सभी दरबारी बड़े हैरान थे कि अब राजकुमार बिना उस पिंजरे को खोले या तोड़े उस शेर को बाहर कैसे निकालेगा। तब राजकुमार ने उस लोहे के पिंजरे और उसमें बंद शेर को थोड़ी देर तक बड़ी ही गौर से देखा और फिर आदेश दिया कि इस पिंजरे के आसपास आग जलाई जाए। राजकुमार के आदेश का पालन किया गया। तुरंत ही उस पिंजरे के बाहर आग सुलगा दी गई।
धीरे धीरे आग की तपिश के कारण पिंजरे के अंदर रखा हुआ मोम का शेर पिघलने लगा। दरबार में बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिरकार राजकुमार करना क्या चाहता है। कुछ देर के बाद आग की तपिश के कारण वो मोम का शेर पूरी तरह से पिघल गया और वो मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आने लगी। इस तरह से राजकुमार ने बिना पिंजरे को खोले और तोड़े शेर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। ये देखकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और सभी खुशियां मनाने लगे। अब राजकुमार राजकुमारी के तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर विवाह की शर्त को पूरा कर चुका था। अगले दिन बड़ी ही धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी की शादी कर दी गई। साथ ही साथ सेनापति के बेटे की शादी कोतवाल की बेटी के साथ हो गई। अब वे सभी अपने राज्य को लौट गए। वहां पर राजमहल में उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने दिल खोलकर गरीबों में दान दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। राजकुमारी को अभी तक इस बात का नहीं पता था कि राजकुमार ने खुद तो जवाब नहीं दिए थे, बल्कि सेनापति के लड़के की सहायता से उसी से सारे जवाब पता किए थे। एक दिन सेनापति का बेटा और राजकुमार आपस में बातें कर रहे थे। तब राजकुमार ने सेनापति के बेटे से कहा कि अगर उस दिन तुम ना होते तो मुझे राजकुमारी सोमबाला कभी नहीं मिल पाती। सच है मित्र, अगर तुम ना होते तो मेरी शादी इससे नहीं होती, मैं मर ही जाता। आज तुम्हारी वजह से ही मैं एक खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। अभी वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि उन दोनों की बातें राजकुमारी ने सुन ली। जब राजकुमारी को ये पता चला कि जिस राजकुमार को वो बुद्धिमान समझती थी वो तो बुद्धू है, उसे कुछ भी नहीं आता, तो वो बहुत ही परेशान हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि अब तो उसकी शादी हो चुकी थी। अब वो बहुत ही चिंतित रहने लगी। वो ये सोच रही थी कि भले ही राजकुमार को मेरे तीनों सवालों के जवाब ना आते हों, लेकिन उन्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए था कि उन्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, जबकि उन्होंने सेनापति के लड़के के साथ मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। ये सब बातें सोच सोच कर राजकुमारी अब बहुत ही चिंतित रहने लगी थी। अब उसे किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं था। वो सारा दिन चिंतित और परेशान रहती। जब राजकुमार ने राजकुमारी को बहुत ही ज्यादा परेशान देखा तो उसने पूछा, क्या बात है राजकुमारी जी, पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ही परेशान हैं। राजकुमारी ने कहा, अब बताने से क्या मतलब है, क्योंकि अब कुछ बदल नहीं सकता। ये कहकर राजकुमारी वहां से चली गई। राजकुमार की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया। अब राजकुमारी सोमबाला ने धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ दिया और वो चिंता के कारण अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी, जबकि सारा दिन वो परेशान रहती। उसके सास ससुर यानी कि राजा रानी ने भी उससे परेशानी का कारण पूछा, लेकिन राजकुमारी ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अब राजकुमारी की चिंता में राजकुमार ने भी खाना पीना छोड़ दिया। अब तो वो भी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा। सभी लोगों ने राजकुमारी को बताया कि जब आपके सोने के बालों को राजकुमार ने देखा था तो आपको ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सी कोशिशें की थी। वो बहुत ही परेशान रहते थे। तब राजकुमारी सोमबाला राजकुमार के पास आई और उनसे कहने लगी, मैं आपके झूठ की वजह से इतनी दुखी हूँ। कोई भी रिश्ता झूठ के आधार पर नहीं टिक सकता। राजकुमार ने कहा, मैं आपको पाने के लिए इतना पागल हो गया था कि मुझे सही और गलत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मुझे बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि मुझे बस आपको पाना है। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है कि हमारे जीवन में कई मौके ऐसे आते हैं जब हमें सच पर टिका रहना होता है, लेकिन हम पता नहीं कैसे और किन बातों में आकर सच से मुंह मोड़ लेते हैं और झूठ को अपना लेते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई पर ही रहना चाहिए। तब राजकुमार कहता है, राजकुमारी तुम चाहो तो मैं भरे दरबार में सबके सामने तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ। सचमुच ये मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी। तब राजकुमारी ने कहा, कोई बात नहीं राजकुमार, आपने मेरे सामने कम से कम ये बात तो मानी कि आपने उस समय गलती की थी। बस मेरे लिए यही काफी है।
और फिर राजकुमारी ने राजकुमार को माफ कर दिया। अब वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।